नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। देखिए गाइज, मैं आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर सोल्व करवा रही हूँ, ग्रेजुएट लेवल के, जो आपके 2025 में हुए थे। ठीक है, अभी आपके ग्रेजुएट लेवल के पेपर चल रहे हैं। तो भाई जिनके हैं उनको मतलब वो बच्चे भी देखिए, साथ में देखो इसमें मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं आपके ग्रेजुएट लेवल में। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। भाई अच्छे लेवल के रेलवे में सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी एग्जाम में बनते हैं, तो यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो अदर एग्जाम की तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। ठीक है, आप इन पेपर्स को देकर जब आप मतलब एएलपी का या टेक्नीशियन का पेपर देते हैं या ग्रुप डी का पेपर देते हैं तो वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है भाई, तो जिनको भी मैथ्स की अच्छी तैयारी करनी है वो ग्रेजुएट लेवल के पेपर जरूर दे। ठीक है, और देखिए इसमें 47 शिफ्टों में से मैंने 32 शिफ्ट करवा दी है, 33वीं शिफ्ट का सोल्यूशन अभी अपन करेंगे। ठीक है, और इन सब की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आपको सभी मेरे वीडियोज एक ही जगह मिल जाएंगे। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां से मैं जितने वीडियोज आपके लिए ला रही हूँ सबकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास को, पूरी क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है देखिए कि 28 में आप भाग दोगे 3/9 का। सबसे पहले आप काट लो। देखो आप इसको 3 से काटते हैं तो 9 आपका 3 बार कट जाएगा। और मैंने बोला है कि 28 मतलब यदि डिवाइड के बाद में आपका कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो और डिवाइड के चिन्ह को इनटू में चेंज कर दो। मतलब इसको आप लिख सकते हो 28 इंटू 3। ठीक है, 1/3 है, इसको 3 लिख दिया और भाग की जगह आपका इनटू आ गया। इस वाले क्वेश्चन को यदि सोल्व करते हैं अपन तो पहले देखिए 6 में यदि 2 का भाग देते हैं तो यहाँ से आएगा 3, ये बीच में मल्टीप्लाई है, 18 में से 2 जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ गया 16/6। और इसको जब काटते हैं अपन, इसको काटते हैं तो देखो 2 से ये 8 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से ये 3 बार, बीच में इंटू है तो बीच में क्या लगाओ आप, इंटू लगाओ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8। इसके बाद में देखिए आपका है भाग, और इसको जब आप सोल्व करते हैं तो वही इंटू से पहले आपका डिवाइड सोल्व होता है। तो भाई आप 6 में यदि 3 का भाग देते हैं तो 2, और 8 को यदि 2 से इंटू करते हैं तो 16, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करते हैं अपन तो फिर से आपका इंटू से पहले भाग सोल्व होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 में भाग देना है किसका, 16 का। किसका भाग देना भाई, 8 में 16 का भाग देना है। और अब जब इसको काटते हैं अपन, 8 से काटेंगे 2 बार, और 2 से देखो इसको काटेंगे अपन कितनी बार, 14 बार। तो कितना आ जाएगा आपका, 14 3 42। कितना आ जाएगा भाई, 14 को 3 से इंटू करेंगे तो 42 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। रुपए 2000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पे जो आपको समय दिया है वो आपको डेज में देगा। ठीक है, मतलब 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक आपको पता करना है कि कितने दिन है। देखिए आपको इस वर्ष का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे तो देखिए आपका एक ऑर्डिनरी वर्ष है। ठीक है, लेकिन कभी आपको क्या कर दे, यहाँ पे एक लीप वर्ष दे दे तो वहां पे थोड़ी सी रीजनिंग भी लग जाती है इस ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए भैया आपको देर 2000 की राशि पर 6% आपकी दर है और समय आप पहले पता करो। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक, 2023 है मतलब एक ऑर्डिनरी वर्ष होगा, और इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। तो देखिए 28 में से 3 मेरा जाता है तो 25 दिन हो गए फरवरी के। ठीक है, फरवरी के बाद में मार्च आएगा आपका कितना, 31 दिन का, और अप्रैल का 17 दिन आपको लेने हैं। तो टोटल कितने कितने दिन हो गए, 5 और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 3 3 6 और 1 7, 73 दिन कितने हो गए, 73 डेज हो गए। ठीक है, अब देखो भाई अपन को साधारण ब्याज पता करना है, तो ऐसा इक्वल्स टू साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन है आपका 2000, दर है आपकी 6% वार्षिक, और समय है आपका 73 डेज बटे में 100। अब भाई देखो आपको जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, 1 वर्ष की दे रखी है। तो आप क्या करोगे,
जो 73 डेज है इनको आपको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। और आपका ऑर्डिनरी वर्ष 365 दिन का होता है, तो आप 73 में यदि 365 का भाग लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये समय वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो भाग लगाओ किसका, 365 का, तो नीचे आएगा 365। अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व कर लो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 73 का 5 गुना आपका 365 होता है क्या, 5 से 15, 7 5 से, हाँ ये कटेगा आपका 5 बार। ठीक है, और 5 से यदि आप इसको काटते हो तो 5 4 20 और 6 4 24, कितना आ जाएगा भाई, आपका साधारण ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा, 24 रुपये आएगा। कितना आएगा, 24 रुपये आएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल एजुकेशन था, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक आपका ऑर्डिनरी ईयर है और आपको दिनों को वर्ष में चेंज करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूपीआर और एरिया ऑफ एबीसी बटे में एरिया ऑफ पीक्यूआर बराबर है 64/121। यदि ए बी बराबर है 11 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। भाई जब भी आपके दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, उनके एरिया के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उनके एरिया के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको देखिए, और यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका एबीसी क्यूपीआर के समरूप है। ठीक है, यहाँ पे पीक्यूआर नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें चेंज हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से करना, पहले यहाँ पे 2 ले रहे हो, ए बी ले रहे हो, तो ए बी बटे इसके भी पहले 2 लेने पड़ेंगे, पी क्यू, क्यू पी या पी क्यू कोई सा भी ले लो। ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा आपका बी सी, लास्ट वाले 2 लिए मैंने इसके, बी सी बटे पी आर, इसके भी लास्ट वाले 2 कितने आ जाएंगे, पी आर। ठीक है, ये बराबर होंगे इसके, देखो पहला और लास्ट ए बी, ए सी बटे क्यू आर के, ए सी बटे क्यू आर के, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के वर्गमूल के वर्गमूल के। ठीक है, तो आपको एरिया का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लो। आपको दिया क्या क्या है, इसने दिया है आपको ए बी आपको दे दिया, बी सी आपको दे दिया, ए सी आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्यू आर आपसे पूछा है। ठीक है, तो बस सिंपली आप इन दोनों को ले लो, आपका यहीं से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो भाई एसी तो आपको दिया ही है, क्यू आर आपको निकालना है, और ये दोनों आपको दे ही रखे हैं। ठीक है, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है अपन को। देखिए एसी आपको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, क्यू आर अपन को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर 64/121, इसका क्या ले लो आप, रूट ले लो, 64/121। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8/QR किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, और QR की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, QR की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई ये वाला, कि जब भी दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 15, 12, 18 और 29 से विभाज्य हो। भाई देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए जिसमें से यदि आप 8 माइनस करते हो तो वो इनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले एक संख्या पकड़ते हैं यहाँ पे 15, क्योंकि 15 का जो नियम है वो अपन को पता है कि इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, तो ही वो संख्या क्या होगी, 15 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, 5 है 15 में
और 5 का नियम होता है इकाई का अंक 0 या आपका 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कौन से ऑप्शन अपने एलिमिनेट होते हैं यहाँ से। भाई आप 8 घटाओगे तो कौन कौन से ऑप्शन में आपका 0 और 5 आ रहा है और कौन से में नहीं आ रहा है। जिनमें नहीं आ रहा वो नहीं होंगे। यदि 15 से विभाजन नहीं हो तो और का तो और चाहे सबसे हो जाए, लेकिन 15 से तो नहीं हुआ ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ से मैं 8 घटाती हूँ, 13 में से यदि आपका 8 जाता है तो 5 बचता है। ठीक है, तो ये हाँ भाई यहाँ पे तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है। 7 में से यदि मैं 17 में से यदि 8 में माइनस करती हूँ तो यहाँ से तो आपके पास में 9 बचेगा। 17 में से यदि मैं 8 को माइनस करती हूँ तो 9 बचेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे 15 में से मैं 8 माइनस करूंगी, 5 में से नहीं होता 8 मतलब 15, तो 15 में से मैं 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास में आएगा कितना, 7, मतलब ये भी आपका 15 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद में यदि मैं इसमें 8 में से 8 करूं तो 0 आएगा। मतलब दो ऑप्शन आपके पास में बचे हैं, इन दोनों में क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। मतलब ये दो ऑप्शन ही बचे हैं, दो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए इस 15 में 3 भी है या आपके 12 में भी 3 है या आपके 18 में 9 है। 9 का नियम देख लेते हैं। ठीक है, 9 का नियम देख लेते हैं। 9 का क्या होता है, डिजिट्स के सब में आपका 9 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए 5 2 7, 7 6 13 और 3 16, 16 में 9 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 16 में 9 का भाग नहीं जाता। देखो 5 2 7 13 और 16 नहीं जाता। इसमें आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी। देखो इसमें 5 और 2 7 8 9, 5 2 7 8 9, भाई इसमें तो इसमें भी नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा है भाई। 9 का तो जाना चाहिए ना, 8 घटाने पर ही है ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 घटाने पे यहाँ पे 0 आ रहा है, और 13 में से यदि 8 जाता है तो 5 आता। हाँ, तो देखो 5 2 7 9 8 17 होता है आपका, और ऊपर 6 3 9। भाई यहाँ पे तो कोई सा अरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। भाई इस संख्या में थोड़ी ना जाना चाहिए 9 का भाग। ठीक है, इस संख्या में थोड़ी ना जाना चाहिए आपका 9 का भाग। यहाँ से तो अपन तो देख लिए भाई, ये दो ऑप्शन तो आपके गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। भाई यहाँ तक थोड़ी ना जाना चाहिए, इसमें से यदि 8 माइनस करते हैं उसमें जाना चाहिए ना, उसमें जाना चाहिए ना। तो 8 माइनस इसमें से करते हैं अपन, तो अपने पास में देखिए यदि यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 5255। ठीक है, और इसमें से यदि 8 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 5220। अब इन संख्याओं में देखना है कि 9 का आपका लग रहा है या नहीं लग रहा। 5 से 15 16 17 इसमें नहीं जा रहा। यहाँ पे देखो 5 2 7 और 2 9 इसमें जा रहा है 9 का भाग, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इन्हीं मैं इन्हीं में चेक कर रही हूँ। ठीक है, इन्हीं संख्याओं में 9 का मल्टीपल लगा रही हूँ मैं। यहाँ से तो 8 घटाने पे वो संख्या है आपकी इनसे भी भाज्य होगी। ठीक है, तो पहले 8 घटाओ, 8 घटाने पे देखेंगे तो आप 9 का नियम, बस आपने 5 का नियम लगाया और 9 का नियम लगाया, और संख्याओं से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप ऐसे ही सब क्वेश्चंस को करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर 544 में बेची। 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए भाई, मैं मान लेती हूँ जो पुस्तक है उसका सीपी है वो 100। यदि वो इसको 36% की हानि पर बेचता है, मतलब -36 में बेचेगा। ठीक है, तो कितने में बेचेगा भाई, 64 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 64 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन उसने 64 में नहीं, कितने में भाई, रियल में उसने कितने में बेची, 544 में। तो 544 आपकी वैल्यू है किसकी, 64 की। ठीक है, आपको 24% का लाभ अर्जित करता है वो, तो 24% का लाभ अर्जित करने के लिए मतलब 24 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा, तो 124 में बेचेगा। तो यदि आपको 24% का लाभ चाहिए तो 124 में उस पुस्तक को बेचना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से काट लो। ठीक है,
ये मैं 4 से काटती हूँ इसको, 16 4 64 होता है, 16 बार, और 4 3 12, 4 ठीक है। 16 से इसको काटती हूँ मैं, 16 3 48, 16 4 64, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, इंटू कर लो, लास्ट में आपका आएगा 4 इकाई का अंक, देखो 4 को 1 से इंटू करोगे, लास्ट में 4 आएगा, और 4 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो 1054 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 1054 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी अपना एकदम से हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। प्रेक्षणों 35 32 28 27 25 32 31 27 32 30 32 27 31 34 32 22 का बहुलक ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, इसे पढ़ने से थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है कि 32 बहुत बार आया है, फिर भी देखते हैं। भाई आप ऑप्शन पे में जो 4 संख्या है उनको ही चेक करो, और से अपन को क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं पहले 28 को देखती हूँ, तो कितनी बार आ रहा है 28, 28 तो एक ही बार आ रहा है क्या, 28 तो एक ही बार आ रहा है, 28 नहीं होगा। देखो 32, 1 2 3 4 5 बार आपका 32 आ गया, तो यही लग रहा है कि यही हो जाएगा, है ना। ये आ रहा है 5 बार। 35 आपका एक बार आया है, 35 आपका एक ही बार आ रहा है, आया है, और 27 आपका 1 2 और 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार तो 32 से आया है, 5 बार, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाए, ठीक है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगली 45 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल समय बट न, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए भाई, कुल दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे गया है 80 किलोमीटर और फिर गया है 45 किलोमीटर, 80 और 45 को जोड़ते हो तो 125, टोटल डिस्टेंस अपने पास में आ गई 125 किलोमीटर। बटे में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे भाई, भाई आप दूरी में चाल का यदि भाग लगाते हो तो आपके पास टाइम आ जाता है। तो ये 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने में उसको कितना समय लगा, 2 घंटे का, सीधा सीधा मतलब पता चल रहा है कि 80 किलोमीटर गया है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। ऐसे ही 45 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 45 किलोमीटर 15 3 45 3 घंटे में जाएगा। तो टोटल समय होगा 2 घंटे यहाँ पे और 3 घंटे वहाँ पे, 5 घंटे हो जाएंगे। टोटल टाइम क्या आ जाएगा आपका, 5 घंटे आ जाएंगे, 3 और 2 5 आपको हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 से यदि आप इसको काटते हो तो आपका कितने बार, 25 बार कटता है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 8। अमित, अर्जुन और अन्य की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि अमित और अन्य की औसत आयु 35 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु। भाई मैं इनको ए बी से नाम दे देती हूँ, सबका ए से चालू हो रहा है, तो अमित को मैं मान लेती हूँ ए, अर्जुन को मैं मान लेती हूँ बी, और अन्य को मैं मान लेती हूँ सी। इन तीनों की आयु का औसत आपको दे रखा है 30 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा भाई, 3 जने हैं और औसत 30 है, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 3 3 और 90 वर्ष, ठीक है। और अमित और अन्य मतलब ए और सी की आयु का योग कितना हो जाएगा आपके पास में, यदि इनका औसत 35 है तो योग 70 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ से अर्जुन की मतलब बी की आयु अपने पास में कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओरल भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 वर्ष होना चाहिए ना। अच्छा, 2 वर्ष बाद में पूछा है, 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु ज्ञात कीजिए, तो यदि वर्तमान में 20 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद में 22 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है भाई। 22 वर्ष क्या हो जाएगी, अर्जुन की आयु 2 वर्ष बाद में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। एक व्यापारी ने रुपए 66,000 में एक सीलिंग फैन खरीदा, यदि उसने अंकित मूल्य पर 56% की छूट देता है
और फिर भी 69% का लाभ अर्जित करता है तो सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर होता है आपका 100 माइनस छूट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है और यहाँ से ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये अपन पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य इसने दे रखा है 66,000 में खरीदा है उसने, तो ये आ जाएगा 66,000 बटे में अंकित मूल्य अपन को पता करना है। छूट कितने की दे रहा है, 56% की छूट दे रहा है, तो 100 में से यदि आप 56 को माइनस करते हैं तो 44, कितना बचेगा 44, और बटे में 100 प्लस पी का मतलब लाभ, लाभ कितने का हो जाएगा 169, यदि जोड़ोगे 100 में तो 169 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 11 से कटेगा ये 6,000 बार और ये 11 से 4 बार, 4 से और काट लो कितने बार, 1500 बार कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो एमआरपी आपका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, 1500 को आप 169 से इंटू कर लो। तो देखिए लास्ट में तो 2 जीरो, 15 को यदि 169 से इंटू करते हैं, 15 को 9 से इंटू करेंगे 135, हासिल में 13, 15 6 90, 90 और 13 आपका कितना हो जाएगा 103, और 10 आपके हासिल में चला जाएगा, 15 एकम 15 और 10 25, कितना हो जाएगा भाई, उसका जो एमआरपी आएगा वो आएगा आपके पास में 2,53,500। कितना आएगा 2,53,500। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। यहीं से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है क्योंकि इसमें 2 जीरो आएंगे और एक ही ऑप्शन में आपके 2 जीरो दे रखे थे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी थी, यहीं से आपका हो जाता ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8:15 के अनुपात में है तथा परिमाप 102 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। ठीक है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है किसका, समचतुर्भुज का। लेकिन यहाँ पे विकर्ण जो है वो अनुपातों में दे रखा है और इसका परिमाप जो है वो आपको 102 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यदि परिमाप आपको 102 दे रखा है तो हाँ, यदि आप इसके भुजा निकालते हैं, भाई समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो परिमाप यदि 102 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, आपकी भुजा हो जाएगी 102 में आपको भाग देना पड़ेगा किसका, 4 का। 4 भुजाएं होगी समचतुर्भुज में, तो कितना आ जाएगा 51/2 लिख लो इसको, कितना आ जाएगी 51/2 क्या है समचतुर्भुज की भुजा। अब देखिए समचतुर्भुज की भुजा और इसके विकर्णों में क्या रिलेशन होता है, समचतुर्भुज की भुजा के स्क्वायर का 4 गुना जो होता है वो बराबर होता है विकर्ण, पहले विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अभी आप देखो 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है, और अपने जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे देखो ये 8 भाई आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मतलब 8 15 और 17, ये इसको मैं 8x मान लूं, इसको मैं 15x मान लूं, तो इनसे जो तीसरी भुजा आएगी वो 17x आएगी। तो आप एक तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 51/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, बराबर, या तो आप कर लो अपने हिसाब से कि 8x² प्लस 15x² करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा 17x² आएगा। ठीक है, आप करोगे तो भी आपके पास में यही आएगा, वो 17 नहीं 17x का होल स्क्वायर आएगा, और इसको क्या लिखेंगे 17x का होल स्क्वायर आपके पास में आएगा। जब आप करोगे तो आपके पास में यही आएगा। ठीक है भाई, सोल्व कर लो इसको। देखो 17x का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 और x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। देखिए क्या आएगी x की वैल्यू, 4 से 4 कैंसिल, 17 ये 51 और 17 से ये
17 बार कट जाएगा, 17 का स्क्वायर है तो 17 बार कट जाएगा। फिर से ये 51 17 से 3 बार कट जाएगा। एक्स स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर है तो एक्स आ जाएगा आपका कितना, 3। मतलब आपके पास में जो विकर्ण आएंगे वो आएंगे 8 3 24 विकर्ण जो आएंगे, मतलब D1 आपके पास में आएगा कितना, D1 आपके पास में आ जाएगा 8 3 24 और D2 आपके पास में आ जाएगा कितना, 15 3 45। यदि D1 और D2 आपके पास में आ गए तो एरिया फाइंड आउट कर लो। कितना हो जाएगा आपका एरिया, एरिया आपके पास में आ जाएगा 1/2। D1 है आपका कितना 24 और D2 है आपका कितना 45। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लो। 2 से काटोगे 12 बार और देखिए लास्ट में 0 आएगा, 5 दूना 10, लास्ट में 0 आएगा और 0 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो क्या क्या इसका आंसर आएगा। और वैसे देखो 12 5 60 6 12 चौक 48 और 6 54 होता है तो 540 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस समचतुर्भुज का जो एरिया आएगा वो आएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्तियां बिकती है। पैक ए में 5 मोमबत्तियां ₹4 प्रति मोमबत्ती की दर से और पैक बी में 5 मोमबत्तियां ₹6 प्रति मोमबत्ती की दर से पैक हैं। प्रति मोमबत्ती औसत मूल्य क्या है। अच्छा, तो भाई इसको कैसे करेंगे अपन। 5 मोमबत्तियां 4 प्रति मोमबत्ती की दर से, 5 मोमबत्ती रुपए कितने हैं, 4 प्रति मोमबत्ती। अच्छा, तो 5 मोमबत्तियों में एक मोमबत्ती यदि 4 की है तो ये 5 कितने हो जाएगी, 20 रुपए में बिकी। ये 5 कितने में बिकी है, 20 में। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। तो इन 5 मोमबत्तियों के जो रुपए लगे हैं वो है 20। और इसने बोला है और पैक बी में 5 मोमबत्तियां 6 प्रति मोमबत्ती की दर से, 6 प्रति मोमबत्ती की दर से। तो देखिए कितने हो जाएगी, इसको इन 5 मोमबत्ती को 30 रुपए में बेचा है, आपको प्रति मोमबत्ती औसत मूल्य चाहिए। तो ये टोटल कितनी मोमबत्तियों का है, 5 और 4 9 का। तो इसमें यदि आप 9 का भाग लगा देते हैं तो आपके पास में एक मोमबत्ती का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 30 50, 50 में यदि आप 9 का भाग लगाते हैं तो आपके पास में आएगा 9 5 45। फिर से आपका 5 बच जाएगा, 9 5 45, 5.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 5.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले से 63 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए भाई, ए और बी है, ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं उसको 14 दिन। ठीक है, ए अकेले इसको कितने दिन में, 63 दिन में कर सकता है। तो देखिए क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं अपन, तो देखिए इसका 7 तो इसमें आ गया, लेकिन 2 63 का 2 गुना कर दो भाई, 63 का 2 गुना आ जाएगा आपके पास में 126। 126 कितना क्या आ जाएगा इनका एलसीएम। यहाँ से अपने पास में ए और बी की कैपेसिटी और ए की कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कैसे भाई, आप 14 का भाग देते हो 126 में तो 9, मतलब ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं। और ए का इस 63 का भाग देते हो 126 में तो 2, मतलब ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ए और बी दोनों अकेले, मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, जबकि ए जो अकेला है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो भाई बी कितना काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है, इन 9 में से 2 यदि ए कर रहा है तो बचा हुआ 7 कौन कर सकता है, बी। तो बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में 7। इसने बोला क्या है, तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग, भाई 126 का आधा करोगे आप तो फिर से आपके पास में 63 आ जाएगा। आधे भाग को बी कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी एक दिन में 7 भाग, तो 63 काम को करने में 7 निमा 63, 9 दिन का समय लगेगा किसको, बी को। शेष काम को मतलब आधे काम को करने में बी को 9 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है आपकी एसी, जहां बिंदु डी और बिंदु ई भुजा ए बी और बी सी पर है। यदि बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए डी
बराबर 19 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल और समलंब एडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, आपने यदि थेल्स थ्योरम पढ़ रखी है, थेल्स थ्योरम यदि आपने पढ़ रखी है तो उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है आपके पास में, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है। तो देखो, ए बी सी, क्या बोला है इसने, जहां बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर है, क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर है। कौन? ए बी पर कौन सा है? डी, डी है आपका ए बी पर, और ई है आपका बी सी पर, ठीक है। यदि बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि बी डी ये वाला आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एडी आपको दे रखा है कितना? 19 सेंटीमीटर। ये वाला एडी जो है वो दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसने? अच्छा, यही दिया है, ठीक है। और आपको पूछा है तो त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी बी डी ई और त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, जो थेल्स थ्योरम आपकी होती है, जो थेल्स थ्योरम वो आपकी क्या होती है? देखिए, इस त्रिभुज में यदि इस त्रिभुज में यदि आप देखते हो तो देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, ठीक है। दो समांतर रेखा ही ये है आपकी, भाई इसने बोला है ना डीई समांतर है एसी के, दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है, संगत कोण हो जाएंगे। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यदि तीनों कोण आपके क्या हो रहे? बराबर हो रहे, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और समरूपता का जो नियम अपन को पता है क्या है? संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको करवाया है, जब भी दो त्रिभुज आपके पास में क्या हो? समरूप हो। तो देखिए, बीडी, ये आप बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं पहले, है ना। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा? बी ए सी, ठीक है। भाई आपके पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बड़े त्रिभुज की मैं भुजा लेती हूँ बी ए या ए बी, ठीक है, जो भी आप लो। ए बी बट्टे में हो जाएगा इसी की, भाई ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी बट्टे में बी डी, ठीक है, बराबर में हो जाएगा इसकी। यदि ये भुजा लेते हो आप बीई, नहीं भाई, पहले आप बड़े त्रिभुज की ले रहे हो तो पहले बड़े की लो, बी सी बटे में बीई। और ऐसे ही कॉमन कोण के सामने देखो, ये वाली भुजा बड़े वाले त्रिभुज की ए सी और छोटे वाले त्रिभुज की डीई, ये बराबर हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है, इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, त्रिभुज बीडीई के वर्गमूल की, ठीक है। अब इसको कर लूं भाई, अपन को क्या चाहिए? अपन को इन दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, और अपन को चाहिए भाई, हाँ, इन दोनों का क्षेत्रफल ही तो चाहिए ना भाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, आ जाएगा मेरे पास में बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का भी निकाल लूंगी, ठीक है। तो देखिए, मेरे को दे क्या रखा है इसने? बी डी और ए बी, ए बी और बी डी दे रखा है, तो मैं इन दोनों को लेती हूँ, ठीक है। देखिए, ए बी कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 19, तो टोटल कितने हो जाएगी भाई? 19 और 2 21, तो ए बी हो जाएगा 21 बटे में बी डी आपका कितना है? बी डी है आपका 2, बराबर एरिया, एरिया आपका आ जाएगा, देखिए मतलब एरिया ऑफ, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? भाई मैं इसको वर्गमूल को हटाऊं तो देखिए, इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, यहाँ पे तो अभी वर्गमूल है ना,
ठीक है। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर। ठीक है, वर्ग भी भाई आप यहाँ से वर्गमूल को हटाओगे तो इधर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप सेम यही कर लो भाई, स्क्वायर कर दो इनका। तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, तो भाई अब इसका तो एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया, ये तो 21/2। ठीक है, 21/2 क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ तो कितना हो जाएगा भाई, मैं इनका वर्गमूल लेने का सोच रही हूँ। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441 और बट्टे में 4। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 4 और इस पूरे का क्षेत्रफल आ रहा है 441। अब भाई आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, 441 में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे के क्षेत्रफल में से आप इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 441 में से यदि आप 4 को माइनस करते हैं तो 437 आपके पास में क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज बीडीई का तो कितना है 4 है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल अपने पास में आया है 4 और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 437। तो 4:437 आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपका समरूपता वाला नियम यहाँ पे लग रहा है कि आपकी ये दोनों समांतर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक, ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज बन जाएंगे और समरूपता का आप नियम लगा दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर दीजिए। भाई सबसे पहले बहुलक का अपन को सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर होता है आपका लोअर लिमिट प्लस f माइनस f1 बटे में 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आपका क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुलक वर्ग देखना है और बहुलक वर्ग में आप देखो मरीजों की जो संख्या है, भाई बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा मरीज कहाँ पे आपके इस वाले वर्ग में, 36 आपका सबसे ज्यादा है। तो बहुलक वर्ग जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए आपका ये तो हो जाएगी f की वैल्यू, या इसके जस्ट पहले वाली f1 हो जाएगी, इसके जस्ट बाद वाली f2 हो जाएगी, ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो h हो जाएगा। ठीक है, आगे सारी वैल्यूज तो यहाँ पे रख लो। देखिए l आपके पास में लोअर लिमिट आई है 50, प्लस में f कितना है आपका 36, माइनस f1 है आपका 15 बटे में 2f मतलब 36 का 2 गुना, तो इसका 2 गुना होता है 72 माइनस 15 माइनस 17 इंटू एच कितना हो जाएगा, एच कितना है भाई 50 में से 60 जाए, 60 में से 50 जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो देखो इसको कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर तो आ जाएगा देखो 21 बटे में 15 17 आपका कितना हो जाएगा 32 और 72 में से यदि 32 आपका जाता है तो 40, यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। और यदि आगे इसको सोल्व करते हैं तो 50 प्लस 21 में यदि 4 का भाग देते हैं अपन, 4 5 20 और 1 बच जाएगा, 4 दूना 8 पॉइंट आएगा, 4 दूना 8 और 4 5 20, 5.25। तो क्या आंसर आएगा भाई आपका यहाँ से 55.25 क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55.25, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुलक का सूत्र आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सूत्र यदि पता है आपको, फॉर्मूला यदि याद है आपको, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और सूत्र आपको याद है तो बस आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या आपकी सबसे ज्यादा बार आ रही, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है, वो आपका बहुलक वर्ग आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। याशिका ने रुपए 216 में 6 सेब और 6 आम खरीदे।
जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है तो 5 सेब और 8 आम की कीमत ₹162 हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी होगी? देखिए भाई, 6 सेब और 6 आम, 6 सेब और 6 आम कितने रुपए में खरीदा है याशिका ने? 216 रुपए में। तो मैंने सेब का मूल्य मान लिया कि एक सेब x रुपए की है और एक आम है वो y रुपए का है। ठीक है, एक सेब मैंने मान ली x रुपए की और एक आम y रुपए का मान लिया। तो देखिए भाई, 6 सेब मतलब 6x प्लस 6y बराबर हो जाएगा आपका किसके? 216 के। अभी इसमें सब इनमें से 6 कॉमन लेके आप 216 को यदि 6 से काटते हैं तो आपका देखो कितनी बार कट जाएगा? 36 बार ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा अभी? 36 बार कट जाएगा। तो x प्लस वाई आपके पास में क्या आ जाएगा? 36। x प्लस वाई कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, अब आगे इसने देखे क्या बोला है, जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है, सेब की कीमत 30% कम हो रही है मतलब 70%। सेब की कीमत पहले x थी, अब इसका 70% ही रह जाती है मतलब 70/100 या 7/10x। ठीक है, पहले एक सेब आ रही थी x रुपए में, अब एक सेब आएगी 7/10x में। ठीक है, तो अब देखो भाई वो क्या कर रहा है, जब सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है तब 5 सेब, देखिए एक सेब आ रही है 7/10x की, तो 5 सेब आएगी 7/10x इंटू 5। ठीक है, प्लस 8 आम, आम की कीमत पहले थी y, वही है 8y, ये बराबर है आपका 162। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 5 से यदि इसको काटते हैं अपन 2 बार और 2 जब एलसीएम लेते हैं तो देखिए अपने पास में एक जो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आएगी 7x प्लस 8 दूना 16y बराबर 162 को 2 से इंटू करते हो तो आपके पास में ये आ जाएगा 324। कितना आ जाएगा भाई? 324 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास में बन गई ये। अब आप क्या करो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर आपसे जो भी पूछा वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप क्या करो भाई, मैं इस इक्वेशन को 7 से इंटू कर दूं और इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं। ठीक है, तो देखो इसको 7 से इंटू करोगे तो ये 7x में से ये 7x जाएगा तो 0, यहाँ पे 16y में से ये 7y, 7 से इंटू होगा y, तो 16y में से आपका 7y यदि जाता है तो कितना बच जाएगा भाई? 16 में से आपका 7 जाता है तो 9y बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9y। और इधर देखिए 324 में से आप 36 को 7 से इंटू करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? 324 में से 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, 252। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो देखो आपका कितना आ जाएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72। तो भाई 9 से जब आप काटते हो 9 8 72 होता है तो y जो आता है वो आपके पास में आता है 8, मतलब एक आम की जो कीमत है वो है आपके पास में 8 रुपए। एक आम यदि आपके पास में 8 है, सेब और आम दोनों 36 के, तो सेब कितने की हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 36 में से आप 8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो एक आम है आपका 8 रुपए का और एक सेब है आपकी 28 रुपए की। ठीक है, आपने खरीदा कितना है? 7 सेब और 2 आम, 2 आम। ठीक है, एक सेब है 28 की तो 7 सेब कितने हो जाएगी? 28 6 196 होता है क्या? 196। ठीक है, तो 7 सेब कितने की हो जाएगी? 196 की। और आपके एक आम 8 का तो 2 आम 16 रुपए के, 2 आम कितने के? 16। 196 में 16 को जोड़ते हो तो आपका आता है 212 रुपए। तो भाई उसने 7 सेब और 2 आम कितने में खरीदे हैं? 212 रुपए में खरीदे हैं। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। राकेश का वेतन 12,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और शेष की मासिक बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन बनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी कुल कितनी बचत है? भाई टोटल 12,000 कमा रहा है
उसमें से 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पे खर्च कर देता, मतलब 12,000 में से उसने 9,000 खर्च कर दिया। 12,000 में से एक महीने में 9,000 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 3,000। एक महीने में बचा रहा है कितना? 3,000 रुपए। ठीक है, आपको एक वर्ष में उसकी कुल बचत बतानी है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे बीच में इसने दे रखा है कि जिस मंथ में उसका बर्थडे आता है उस मंथ में जो वो जितनी बचत कर रहा था, जो सेविंग कर रहा था, उसको खर्च कर देता है बर्थडे मनाने में। मतलब 12 महीने में से एक महीने की उसने बचत खर्च कर दी, तो 11 महीने में जो बचा है वो उसकी बचत हो जाएगी। तो भाई एक साल की जो बचत आएगी उसकी, 11 महीने से इसको इंटू कर दो, 11 3 33,000 रुपए की वो क्या कर लेगा? बचत कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत 1,89,297 हो गई, तो भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कटता है क्या किसी से? भाई देखो, एक कट शायद लग ही नहीं रहा कि 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। अब 7 से इनका नियम देखेंगे, इससे अच्छा है क्या करें पर इन दोनों को माइनस से कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई बढ़ के आपकी इतनी हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई ये देख लो आप। इसमें से 1,12,079 को क्या कर लो? माइनस कर लो। तो भाई कितने की वृद्धि हुई है? देखो 17 में से आपका 9 जाता है तो 9 आएगा, 17 में से आपका 9 जाएगा तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। फिर आपका है 8 में से 7 जाता है तो 1, 2 में से आपका 0 जाएगा तो 2, और यहाँ पे देखो 9 में से 2 जाता है तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7। कितना आ जाएगा? 77,218 की वृद्धि हुई है। किस में हुई है वृद्धि? 1,12,000 में। तो 1,12,079, 1,12,079। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, 79 को आप 80 मान लो, 67 और 69। ठीक है, एक बार इसी से कर लेते हैं ना, और इंटू क्या कर दो आप? 100%। ठीक है, यदि इसको मैं लगभग 0 कर लूँ या 80 कर लूँ, फिर 80 कर लो एक बार है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। तो इसको 79 की जगह आप इस 80 कर लो, थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा। ठीक है, 80 बना लो इसको। ठीक है, मतलब इससे क्या आएगा? थोड़ा सा आपने बढ़ाया है तो आपका जो आंसर आएगा वो देखो, बढ़ा रहे हो तो ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो कम आएगा ना, तो उससे क्या करना है आपको? थोड़ा सा ज्यादा मानना है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो आपका थोड़ा बहुत कट जाएगा, ये 2 से काट लो, 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, और यहाँ पे 2 3 6, 2 नाम 18 ज्यादा होगा, 2 अंटे 16, 2 6 12 और 2 नाम 18। ठीक है, अब ये आपका 3 से तो ऊपर वाला कटेगा नहीं। ठीक है, काटो तो इसको 2 से और काट लो, नहीं तो देखो आप करोगे इसको इंटू तो कितना आ जाएगा? आप इसमें भाग दे लो किसका? इसका। ठीक है, अब देखिए 5,604 का भाग 3860 में तो जाएगा नहीं, तो आपको 38,009 में इसका भाग देना पड़ेगा। तो देखो कितनी बार जाएगा भाई आपका? 6 बार जाएगा या 7 बार जाएगा? देखो 7 से देते हैं, 7 6 42, 2 हासिल में 4, 7 35 और 4 आपका 29। 7 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा तो 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और देखो कितना आ जाएगा? 6 4 24, 4 हासिल में 2, 24 से लिख लो। ठीक है, 6 से कर रहे हो, 6 6 36, 3 6 5 30 और 3 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 2 जाएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा 9, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये बच जाएगा 4,985। अब आप 0 उतार लो। ठीक है, इसमें यदि आप 5 का भाग देते हो तो देखो 5 9 45,
देखो 9 से करते हैं, 9 5 45, 9 6 54, 4 और 5, 9 5 45 और 5 50, ये तो हाँ आपका लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 69 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 69% इसका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स में आपका 69% आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 79 को 80 बना लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर है तो के का मान क्या है। भाई यदि मूल वास्तविक एवं बराबर है तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a से आपका किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं b कितना है अपना, माइनस का 4 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना है k है और c कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 के इक्वस टू 0, मतलब 4k की वैल्यू आपके पास में आएगी 16 और k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी अपने पास में, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, b k की वैल्यू आपके पास में 4 आ जाएगी, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिससे 281 मीटर और 133 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सके। पाई आपको लेना है 22/7। भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप किसी आयत में किसी वर्त को डालते हैं तो जो वर्त का व्यास होता है वो उसकी छोटी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, भाई आप किसी भी आयत में यदि वर्त को डालते हैं, ये आपका आयत होता है, आप इसमें वर्त डालोगे तो वो ऐसे ही तो डालोगे ना। ठीक है, ऐसे ही वर्त को डालोगे, भाई आप लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते उसको, चौड़ाई के अकॉर्डिंग डालोगे, मतलब छोटी भुजा आपको जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वर्त की तो ये डायमीटर हो जाएगा और इस आयत की क्या हो जाएगी, छोटी वाली भुजा या चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो भाई डायमीटर आपका किसके बराबर हो जाएगा, 133 मीटर के बराबर, मतलब 2r आपका बराबर है किसके, 133 के। ठीक है, आपको पूछा क्या है इसने, इसने बोला है कि परिधि आपको ज्ञात करनी है, परिधि होती है आपके 2 पाई r, तो 2r आपका है 133, पाई रखना है आपको 22/7। 7 से कट रहा है के, 7 एकम 7, 7 से तो नहीं कट रहा भैया, तो 7 से नहीं कट रहा। सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। 133 है ना, अच्छा 133 है क्या, 113 क्यों लिख रही हूँ, 133 है, कितना है 133। अब ये कटेगा शायद, देखो 7 से कटेगा एक बार, 7 नाम 63, 19 7 133 होता है, 19 बार कट गया, 19 दूना 38, 38 को यदि 11 से अपन इंटू करेंगे लास्ट में आएगा 8, 8 और 3 11, 418 क्या आ जाएगी उसकी, 418 मीटर परिधि आ जाएगी उस वर्त की। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, बस आपको तो इतना नहीं करना कि आप डायग्राम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब भी किसी आयत के अंदर यदि आप वर्त डालते हैं तो जो आयत की जो छोटी वाली भुजा होगी वो उस वर्त के डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद कमल ने काम छोड़ दिया। जितेश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए भाई, एक है जितेश और एक है कमलेश, कमल। जितेश काम को कर सकता है 5 दिन में, कमल काम को कर सकता है 18 दिन में। क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो 18 5 90, 90 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में कमल और जितेश की एफिशिएंसी आएगी, जितेश की आएगी देखो 5 का भाग दोगे 90 में तो 18, और कमल की आएगी देखो 18 का भाग दोगे 90 में तो 5। ठीक है, जितेश एक दिन में 18 काम कर सकता है जबकि कमल एक दिन में 5 काम कर सकता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 + 5 23 काम को कर देंगे। तो देखिए इन्होंने 3 दिन तक दोनों ने 7 काम किया है, तो भाई जितेश और जो कमल है उन्होंने 3 दिन में कितना काम किया, एक दिन में कर रहे हैं 23 काम,
तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, इन्होंने 69 काम कर दिया होगा। ठीक है, 3 दिन में 69 काम को इन्होंने कर दिया होगा। ठीक है, जितेश शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? जितेश शेष कार्य, अबे शेष काम बचा कितना है, 90 में से यदि आपका 69 जाता है तो 21 काम, और इसको जब कमल ने छोड़ दिया तो जितेश करेगा। जितेश एक दिन में कर रहा है 18 काम, तो 21 काम को कितने दिन में करेगा? 21/18 दिन में। ठीक है, सोल्व कर लो, देखो इसको, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 6 18, 7/6 दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में? 7/6 दिन में। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाए। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 7/9 का तुल्य अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? सीधा सीधा दिख रहा है, 0 0 कटेगा तो 7/9 बच रहा, तो ऑप्शन ए ही आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक बैंक 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 8,022 जमा कराता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि होगी। उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक दीजिए। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एग्जाम में यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो इसको स्किप करो, लास्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जब आपके पास टाइम रहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इसने बोला है कि 7.4 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, और ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है, मतलब हर 6 महीने पे आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई, तो यहाँ पे 1 जनवरी को वो कितने रुपए जमा कराता है? 8,022। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो ये देखिए, यदि आपको वर्ष में 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है तो 6 महीने में ये दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी भाई। 6 महीने के लिए यदि वर्ष में, एक वर्ष में आपको 100 रुपए पे 7.4 रुपए ब्याज के मिले हैं, तो 6 महीने में इसका आधा ही मिलेगा। ठीक है, तो 6 महीने में जो ब्याज की दर होगी वो इसकी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी? इसकी आधी करोगे, 2 3 6 और 2 7 14, 3.7% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले 6 महीने के लिए निकालिए, 8,022 पर 3.7% ब्याज कितना होगा? तो देखिए करते हैं 8,022 और इसको करते हैं 3.7%, और पॉइंट को भी हटा लिया, मतलब पॉइंट लगा दो, देखो थोड़ी देर के लिए, बटे 100% को हटाया, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाया मैंने, नीचे क्या लगा दिया? 1,000। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, या तो काटो तो मत, देखो नीचे जा रहा है तो इसको काटो मत आप 8,022 को 37 से इंटू ही कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको, 8,022 को 37 से यदि इंटू करती हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, इस नॉर्मल अपन को करना पड़ेगा वैसे। 7 दूना 14, 14 और 1 15, 8 7 56। ठीक है, 6 6 0 8 3 24 करते हैं तो 4 6 5 11 8, ये आ जाएगा आपका 29 68 14, और इसमें 3 का 1000 का भाग दोगे तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब आपको इन पे ब्याज मिलेगा कितना? 296.814। 8,022 पे आपको 3.7% की दर से 6 महीने में ब्याज मिलेगा कितना? 296.14 814 पर। ठीक है, रुपए। अब देखिए भाई, यहाँ पे 1 जुलाई पे क्या हुआ? 1 जुलाई में आपका ये 8,022 तो जमा थे ही पहले से, 8,022 उसने 1 जुलाई को और जमा करा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैसे, अब यहाँ पे 1 जुलाई पे आपको ब्याज मिलेगा। 1 जुलाई के बाद में आपको वो कितने रुपए पे मिलेगा? ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो ये ब्याज मिला है तो इस पे भी ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा 3.7% की दर से, प्लस आपको 822 पहले से था और 822 और ऐड किया, मतलब 2 इंटू 822 रुपए पे आपको और ब्याज मिलेगा। 8,022 है ना, 822 नहीं, 8,022, 2 इंटू
8,022 रुपए पे ब्याज मिलेगा आपको, किस दर से? 3.7% की दर से। तो भाई इन लास्ट के 6 महीने पे आपको इतने रुपए ब्याज के मिलेंगे, लास्ट के 6 महीने में आपको इतने रुपए ब्याज की मिलेगी, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, करो तो भाई, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। दशमलव के 2 स्थानों तक चाहिए तो मैं इस 4 को हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, करो इसको सोल्व, देखिए कितना आएगा। 296.81 को 3.7 से इंटू करो। और इसको तो देखो अपन को करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है अपने पास में वो आ गई कितनी? 296.814। इसको बस 2 से मल्टीप्लाई ही करना, आपको कैलकुलेशन ये वाली ही करनी है। ठीक है, तो देखो करो भाई, इसको सोल्व करेंगे। 296.81 को मैं 37 से इंटू करूँ, किससे? 37 से इंटू कर लेते हैं। चलो पॉइंट को हटाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए 37 से इंटू करते हैं तो 7 एकम 7, 8 7 56, 7 6 42 और 5 आपका 47, 4 9 7 63 और 4 67, 6 7 दूना 14 और 6 20। 3 से यदि इंटू करते हैं, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3, 8 3 24, 6 3 18 20। ठीक है, दो हासिल में, और 9 30 27 और 2 29, 2 3 दूना 6 और 2 8, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 7 9 7 4 11 8 9 और ये 10। अब देखिए कितने डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है? 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। हाँ, 3 ही कैसे, एक 2% का, तो 5 डिजिट, कितना हो जाएगा? 10.98। तो इस पे तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? 10.98। इन पे आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको 2 को इंटू करना है, किससे? 296.81 से 2 को इंटू करना है। तो देखो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा, देखो 2 एकम 2, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, 9 दूना 18 और 19, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, लास्ट के 6 महीने में आपको इतना ब्याज मिलेगा। और देखिए टोटल ब्याज आपका कितना होगा भाई? आपको पहले 6 महीने में ये ब्याज भी तो मिला था ना, तो इसको भी ऐड आपको करना है भाई। इसी में आपको ऐड करना है, किसको? 296.81 को। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इतनी आपको कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा आपका? 11 15 और 9 24। देखो आपका ऑप्शन आएगा डी आएगा ना, दो हासिल में जाएगा। 6 3 9 10 11, 9 9 18 और 2 20, ये आ जाएगा 801.41 या 801.4। 9 आएगा क्या? 9 9 18, हाँ हाँ भाई, कितना आएगा? 5 2 जुड़ेगी ना हासिल के, तो 9 आएगा। 901.41 क्या आ जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लास्ट के लिए ऐसे क्वेश्चन को रखा करो, क्योंकि मिनिमम आपको कम से कम 1 मिनट तो इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको शुरू में आप स्किप करो, लास्ट में इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है अपना 23। 4/sec² थीटा प्लस 3/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? अब देखिए भाई, सबसे पहले तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकती हूँ भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। यदि कोट स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके जाऊं तो ये प्लस में बन जाएगा, मतलब 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब 1/सेक थीटा आपका होता है कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकती हूँ? 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1/कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 यदि कॉमन लेते हो अंदर बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है आपका 1, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आप इसको चाहो तो थीटा की कोई वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है बेसिक ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 24। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों मूल संख्याओं का योगफल मतलब 11 और 7 18, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा। तो एक बार ऐसे भी देख लेते हैं कि 9 का मल्टीपल यदि एक ही है तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी। 2 3 6 और 3 9, ये तो है भाई। 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये हो जाएगा 3 और 6 9 और ये 8, ये आपका भाई 9 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका 9 का मल्टीपल है, पहला 1260। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। इसने बोला दोनों मूल संख्याओं का योगफल, दोनों मूल संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:11 है। मतलब 11 और 7 को जोड़ते हैं तो 18, और 18 आपका 9 का मल्टीपल है। मतलब आंसर जो आएगा वो आपका 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना कुछ लगाए ऑप्शन से। ठीक है, और वैसे यदि करना चाहो तो देखिए, देखिए संख्याएं जो है आपकी 7:11 के अनुपात में है। जब इसमें आप 10 की वृद्धि करते हैं और इसमें 20 की कमी करते हैं तो आपके पास में नया अनुपात होता है 2:3। भाई देखिए, जब भी समझना, जब भी आपके पास में दो रेशियो आ जाए, मतलब 1 और 2, दो रेशियो आ गया और आप इनमें अलग अलग चेंज कर रहे हो, मतलब एक में कुछ जोड़ रहे हो दूसरे में आप कुछ घटा रहे हो, या दोनों में कुछ अलग अलग जोड़ रहे हो दोनों में कुछ अलग अलग घटा रहे हो, तो उस केस के में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जब भी आपके पास में दो रेशियो आ जाए और दोनों में आप अलग अलग चेंज कर रहे हो तो आप क्या करो, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, और दोनों में से जो बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस कर दो। तो देखो भाई, 10 तिये 30 और 20 दूना 40, लेकिन माइनस का 40। तो भाई माइनस का 40 आपका 30 से छोटा होगा, मतलब आपको माइनस करना है 30 माइनस माइनस का 40 को माइनस करना, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना। नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा इन दोनों रेशियो को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वही छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करो। 7 तिये 21 और 11 दूना 22, 22 में से 21 जाएगा तो आपका 1 आएगा, और इनटू कर दो आप। आपको पूछा है इसने मूल संख्याओं का योगफल, मूल संख्याओं का अनुपात आपका 7 और 11 है, तो योगफल हो जाएगा आपका 18। तो ये हो जाएगा इंटू 18 कर दो। अब देखो भाई, माइनस माइनस प्लस, मतलब 40 में यदि 30 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 70, और 70 को आपको करना है 18 से इंटू 18, 7 126 होता है, तो ये हो जाएगा 1260, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और नियम भी मैंने आपको, ट्रिक भी इसकी बहुत अच्छी बता दी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपका देखो जहाँ पे भी दो रेशियो बन जाए, चाहे आपका एज का चैप्टर हो, चाहे आपका रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर हो, चाहे आपका देखो जो आपका होता है आय और बचत जो आपका आता है परसेंटेज के अंदर, उसमें भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी दो रेशियो आपके बन जाए और आपके अलग अलग चेंज हो रहे हो तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। यदि दो संख्याएं p और m का योगफल 12 तथा p क्यूब प्लस m क्यूब बराबर 360 है तो pm का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको दे रखा है दो संख्याओं का योगफल दे रखा है p प्लस m, आपको दे रखा है कितना 12, p क्यूब प्लस m क्यूब आपको दे रखा है कितना 360, और pm आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा आपसे, pm। तो देखिए भाई, फॉर्मूला अपन को पता है कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, माइनस में 3ab। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है।
तो बस यही कर दो, पी क्यूब प्लस एम क्यूब आपको दे रखा है कितना 360, ए और बी की जगह पी और क्यूब पी और एम कर दो तो 360, पी प्लस एम कितना दे रखा है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे ए प्लस बी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3pm। ठीक है भाई, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, इसी का एक फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ना, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकालना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, इससे अच्छा मैं ये फॉर्मूला याद कर लूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ इसको। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आप याद करके रखो। 12 से काटोगे 12 3 36 30। ठीक है, और ये 3pm इधर आएगा, तो 144 में से यदि आप 30 को माइनस करते हैं तो ये 4 1 114। ठीक है, 3pm बराबर हो जाएगा आपका 114। 3 से काटो भाई, देखो 3 से कटेगा ही, 3 से कटेगा 3 3 9 3 8 24, तो pm आपका बराबर हो जाएगा किसके 38 के। pm आपका किसके बराबर हो जाएगा 38 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आपको दे रखा है 3:2, ये अनुपातों में है ना, 3:2 दे रखा है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 44.8 किलोमीटर और धारा की दिशा में 71.2 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए भाई, धारा की विपरीत दिशा में मतलब जब अपस्ट्रीम आपकी नाव जाती है तो 49.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 90 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए, जब भी अपस्ट्रीम आपकी नाव चलती है तो जो आपकी चाल आती है, सापेक्ष चाल आती है, रिलेटिव स्पीड आती है, वो आती है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल को मैं डिनोट करती हूँ x से और धारा की चाल को करती हूँ मैं y से। ठीक है, तो आपको दे रखा है x माइनस वाई, मतलब डाउन अपस्ट्रीम जो चाल हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है आपकी कितनी 49.2 और समय है आपका 90 मिनट। अब देखिए, चाल या तो आपके किलोमीटर पर घंटे में आती है या मीटर पर सेकंड में आती है। यदि मैं इसको भाई ये मिनट है, मिनट में नहीं होता, इसको अब मैं घंटे में चेंज करूं तो 60 का भाग लगाऊंगी, ये 60 आपका ऊपर ले चला जाएगा। भाई 90 में 60 का भाग लगाओगे तो ऊपर लेके जाओगे। अब इसको सोल्व कर लो, देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, भाई पॉइंट को हटाओगे आपका 0 हट गया। और यदि आप 9 से इसको काटते हैं, देखो आपका, देखो इसको 9 से काट लो, ये 10 बार कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से काटोगे 2 बार, 3 से इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 6 18, 3 4 12। ठीक है, तो आपके पास में x माइनस वाई जो आएगा वो कितना आएगा, 4 दूना 8, 16 दूना 32, 32.8 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 32.8 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। तो अप स्ट्रीम चाल आपके पास में क्या आ गई 32.8 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ से क्या आप डाउन स्ट्रीम चाल निकाल सकते हो कि धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी x प्लस वाई। भाई देखिए 32.2 क्या है आपका x माइनस वाई, अनुपातों में देखो आपको x अनुपात y कितना दे रखा है, x अनुपात y आपको दे रखा है 3:2। तो अनुपातों में इनका अंतर कितना है 1, मतलब 32.8 आपकी वैल्यू है 1 की, और आपको x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 2 कितना 5। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कितने, क्या डाउन स्ट्रीम चाल हो जाएगी x प्लस वाई। तो देखो इसको सोल्व करोगे आप 8 5 40 पॉइंट हट जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14। ठीक है, 5 3 15 और 1 16, 164 आ जाएगा। ठीक है, 164 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के साथ आपकी चाल आ गई कितनी 164 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की विपरीत आपकी चाल आ गई 32.8। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे अब पूछा है, देखिए धारा के विपरीत दिशा में 44.8 किलोमीटर और धारा की दिशा में 71.2 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए विपरीत दिशा में यदि वो 44.8 किलोमीटर जाता है, उसमें समय उसको कितना लगा
वो समय कितना लगा, तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है x माइनस वाई मतलब 32.8, कितनी है 32.8, प्लस भाई विपरीत दिशा में जाने में इतना समय लग गया, और धारा की दिशा में 71.2 किलोमीटर जाने में, 71.2 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगा, x प्लस वाई आपका कितना है 164 है, 164 है। ठीक है, तो यहां से तो आपका पॉइंट हट जाएगा, देखो भाई पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, देखो इसमें इसमें अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो भाई इसमें तो आपका शायद एक पॉइंट कुछ आएगा, और इसमें जीरो से भी कम आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, एक तो आपका कि 1.8 के लगभग इसका आंसर आएगा। क्यों, आगे भी आप कर लो, देखो एक बार इसको 8 का भाग जाएगा क्या, हाँ 8 का जाएगा, 8 4 32, 8 एकम 8, ये 8 5 40, 8 6 48, 56/41 मतलब एक बार गया, 56 में भाग 41 का कितना बच गया आपका 15 बच गया, और 115 में आपका भाग जाएगा 3 बार, मतलब 1.3 आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका एक बार तो जाएगा नहीं भाई, पॉइंट को हटा लो यहाँ से भी आप, 712 में यदि आप 1640 का भाग देते हो तो नहीं जाता, मतलब पॉइंट जीरो लगाओगे आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 0.3 के लगभग, 16 0.4 के लगभग आपका कुछ हो आएगा। ठीक है, तो 1.7 या 8 आपको दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दूर दूर है तो आपको पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। चार संख्याएं 11:19:5:7 के अनुपात में है, इन चारों संख्याओं का योगफल 2289 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई चार संख्याओं का योगफल आपको 2289 दे रखा है। ठीक है, और इनका अनुपात ये दे रखा है, तो अनुपातों में योग कितना हो जाएगा, 11 और 19 आपका कितना हो जाएगा 30, और 7 5 12 42। ठीक है, तो 2289 आपकी वैल्यू हो गई 42 की, और आपको पहली और तीसरी का योगफल चाहिए, तो पहली आपकी 5 और तीसरी है आपकी पहली आपकी 11 और तीसरी आपकी 5, मतलब 16। ठीक है, ठीक है भाई, सोल्व करो, देखो इसको 2 से काटते हैं अपन, 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से ये 8 बार। ठीक है, 21 से काटो इसको, 21 से कम 21, और आपका जाएगा नहीं फिर 0, 1 बच गया, फिर 8, 21 नाम 189, 109 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 109 बार। सोल्व करो, 8 नाम 72, और 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 872, आपकी क्या आ जाएगी पहली और तीसरी संख्या का योगफल 872 आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 28। यदि किसी भी स्तर का विक्रम मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है और लाभ, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 5 गुना होगा, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपका क्रय मूल्य यदि आपका सेम है, क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो जितनी वृद्धि आप विक्रय मूल्य में कर रहे हो उतनी ही वृद्धि आपके किस में हो जाती है, लाभ में हो जाती है। ठीक है, पिछले शिफ्ट में मैंने उसको एक एग्जाम्पल से आपको बताया था, यहाँ पे अपन सीधा करेंगे। देखिए, यदि आपका क्रय मूल्य सेम है, तो देखिए मैंने मान लिया शुरू में इस वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य एस पी ये है, और प्रॉफिट इसको पी का हुआ। ठीक है, अब इसने बोला है यदि विक्रय मूल्य इसका 2 गुना, मतलब विक्रय मूल्य आपका 2SP हो जाता है, तो लाभ आपका इसका 7 गुना मतलब 7P हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका क्रय मूल्य आपका क्या हो, सेम हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि आप जितना वृद्धि आप विक्रय मूल्य में कर रहे हो, कितने की वृद्धि कर रहे हो भाई, SP से 2SP मतलब SP की वृद्धि कर रहे हो, और लाभ में कितने की वृद्धि कर रहे हो, P से 7P हो गया, तो 7P में से P जाएगा, तो 6P की आप वृद्धि कर रहे हो। तो देखिए आपका जो विक्रय मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो बराबर हो जाएगी जो आपके लाभ में वृद्धि हुई है 6P, तो SP बराबर हो जाएगा 6P के। ठीक है, यहाँ से विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, रेशियो अपने पास में आ जाएगा, क्या आएगा SP बटे P आपका आ जाएगा 6/1, मतलब किसी वस्तु को आप 6 में बेच रहे हो, 1 का लाभ लेके बेच रहे हो, तो उसको खरीदा कितने में होगा, अभी CP कितना हो जाएगा यहाँ से 5 आपका CP हो जाएगा।
तो देखिए क्या करना है आपको, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत आपको पता करना है। तो लाभ कितने का हुआ है, 1 का, सीपी कितना है 5, तो 1/5 इंटू 100%। ठीक है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ है भाई आपको, 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 7362 इंटू 726.8 इंटू 0.709। देखिए इसको ना तो आपको इंटू करना, बस आपको देखना है कि इस संख्या की इक्वल कौन सी संख्या, आपको बस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आप देखो भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, मतलब पॉइंट के बाद में आपकी 4 डिजिट होनी चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है। भाई यहाँ पे तो देखो 3 और 3 6 हो गई, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो 2 और 2 4 है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉइंट्स को ही देखना है आपको। तो इसमें फिर भी देख लेते हैं अपन। तो देखो 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं होगी। और ये देखो 1 और 2 2 ही है, 4 होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बस पॉइंट्स के बाद में देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 30 और इस शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई, a प्लस बी आपका है 33 और a माइनस बी आपका है कितना, 32। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर, यही तो पूछा है ना आपसे, 33 का स्क्वायर। और 33 का स्क्वायर अपना कितना होता है, 1089 होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई आपको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब 33 का स्क्वायर, और 33 का स्क्वायर आपका होता है 1089। ठीक है भाई, यही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसके साथ में ही मैंने आपको आज 33वीं शिफ्ट भी पूरी करवा दी है। 47 में से 14 शिफ्ट बची हैं, तो आपको मैं करवा दूंगी आराम से। और मैं अब ग्रुप डी के भी पेपर सोल्व करवाऊंगी आपको। और साथ में देखो आपको जो एएलपी का सीबीटी 2 है उसके भी पेपर सोल्व करवा रही हूँ। 2 शिफ्ट करवा दी है, 3 शिफ्ट और बची है, जो मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगी। तो भाई देखो वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरी क्लासेस को, जिससे कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी मैथ्स का एक बैच स्टार्ट कर सकूँ। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आपका मेरे को सहारा चाहिए, क्योंकि देखो अभी क्या है, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम हैं। और क्या है, यूट्यूब से थोड़ी अर्निंग भी मेरी बहुत कम हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं करा पा रही जो आपको चाहिए। ठीक है ना, मैं टेक्निकल टीम कोई भी लगा सकती हूँ, टेक्निकल जो प्रॉब्लम उसके लिए ना, मैं कंटेंट राइटिंग के लिए, सब कुछ मैं मेरा खुद देख रही हूँ। तो अभी क्या है, मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट इतना ही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और जितना आपका सपोर्ट हो सके उतना मेरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा अपनी क्वेरी। ठीक है भाई, थैंक यू।